नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो हाई कोर्ट का आदेश और आरक्षण पर सियासी कलेश। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब यूपी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। जी हां, गले की हड्डी, जिसे वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने दो विकल्प खुले हुए हैं, मतलब सरकार ने दो विकल्प खुले रखे हुए हैं। पहला यह कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरा यह कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। लेकिन दोनों ही चीजें सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। ये दोनों ही चीजें, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना और मेरिट लिस्ट तैयार करना। अब क्या विकल्प है सरकार के सामने? मतलब इस फैसले को लेकर सरकार के सामने दो विकल्प, लेकिन दोनों ही विकल्प चुनौती भरे हैं। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो सरकार पर पिछड़ा विरोधी और आरक्षण की अनदेखी करने का आरोप लग सकता है। दूसरा, अगर सरकार नई मेरिट लिस्ट जारी भी करती है तो अभ्यर्थी सफल होकर नौकरी कर रहे हैं उन पर तलवार लटक सकती है, यानी कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उन पर तलवार लटक जाएगी। तो अब इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अब अपने और विपक्षी दोनों लोग हमलावर। तो योगी सरकार के लिए शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरीके से फांस बन चुका है। इस मामले में योगी सरकार के अपने ही मंत्री हमलावर, विपक्षी तो हैं ही, यानी दोनों हमलावर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं बाकायदा, और वो कहते हैं कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो फैसला है वो सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम, यानी कि सरकार की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, लेकिन स्वागत किया जा रहा है। और पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के पात्रों की जीत बता रहे हैं ये डिप्टी सीएम, और कह रहे हैं कि मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हाईकोर्ट के इस फैसले का, ये पिछड़ों की जीत। अब केशव प्रसाद मौर्य का यह बताना काफी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कितना संघर्ष कर रहे हैं। सरकार में जो सहयोगी दल हैं वो भी अपना नया अंदाज दिखा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर भी इसको पिछड़ों की जीत बता रहे हैं। अब ये तो हो गए अपने। समाजवादी पार्टी का पूरा, एक तरीके से समाजवादी पार्टी इसको संविधान और पिछड़ों की जीत बता रहा है। बयान के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर पूरी तरीके से मिल गए। सरकार पर दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, और उधर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव पर उससे पहले यह हाई कोर्ट का यह फैसला आया, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में सियासी बयानबाजी तेज है। इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद से ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं और नई लिस्ट पर पैनी निगाह रखने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है, और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने, और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब हो गया। अखिलेश ने पोस्टकार्ड इस मामले में सरकार को घेरते हुए अभ्यर्थियों के साथ की बात कही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट कर सरकार पर अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं करने की बात का आरक्षण पर सवाल उठाया है। मगर एक तरफ जो है इस मामले में अभी तक विपक्ष के विरोधी सुर सुनने को मिल रहे थे, तो वहीं
अब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के अपनों के भी टेढ़े सुर सुनाई दे रहे हैं। अखिलेश की तरह ही अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी सरकार को आंखें तरेलती नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है, कोर्ट ने जो बातें कही हैं हमेशा से वही कहते आई हूँ। अब उम्मीद करती हूँ कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। यानी साफ है कि बयानों से सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार पर आरक्षण में गड़बड़ी करने के आरोप के साथ ही लंबे समय से यह मामला यूपी में अटका हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश देते हुए बेसिक शिक्षा को 3 महीने में नई सूची जारी करने का समय दिया है, जिसके बाद इसे लेकर सियासत जारी है और विपक्ष के साथ ही सरकार के अपने भी अब विरोध के सुर छेड़ रहे हैं। तो वहीं चौतरफा विरोध के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पिछड़ा व दलित समाज की जीत करार दी है। माना जा रहा है कि विपक्ष के साथ ही पिछड़ा वर्ग की अनुप्रिया पटेल के तेवर देखने के बाद बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के नेता केशव मौर्य को इस मोर्चे पर आगे किया है, जिसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पक्ष और विपक्ष यहाँ तक कि सरकार में ही कई फ्रंट तैयार होकर अपना राजनीतिक गणित साधते नजर आ रहे हैं। मगर देखना यह है कि लंबे समय से अटके शिक्षकों के भविष्य पर से क्या आरक्षण घोटाले के बादल छटकर आने वाली नई लिस्ट क्या शिक्षकों की शिकायत दूर कर पाती है या फिर नया राजनीतिक मुद्दा बनकर यूं ही सिमट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पूरी तरीके से सरकार के गले का फांस या कह लीजिए गले की हड्डी बन चुका है और यह साफ तौर पर दिखाई देता है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, अपने भी अब इस पर पूरी तरीके से बगावत का सुर दिखा रहा है, मतलब उनके सुर बदल रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता भारतीय जनता पार्टी, वरुण मिश्रा, नेता कांग्रेस, राकेश अहिर, नेता समाजवादी पार्टी और धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ थोड़ी देर में चर्चा में जुड़ेंगे। चर्चा में बहुत स्वागत है आप सबका। अविरल मलिक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं, यानी कि विपक्ष तो विपक्ष, यहां आपके सहयोगी दल पूरी तरीके से ट्रैप में ले लिए हैं आपकी पार्टी को, खास करके ये कह लीजिए कि आपकी सरकार को। अब गले की हड्डी बन गया क्या अविरल जी? जी देखिए, जहां तक आपने प्रारंभ में भी कहा था कि योगी जी के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। केशव जी के बयान का आपने हवाला देते हुए शायद कहा था। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विषय है, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा जिस प्रकार से विकास किया जा रहा है और जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो किसी प्रकार का कोई संघर्ष सरकार चलाने में योगी जी को नहीं करना पड़ रहा है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, सामाजिक समरसता की बात कर ली जाए, सामाजिक न्याय की बात कर ली जाए, विकास की बात कर ली जाए, यूपी मॉडल की बात कर ली जाए, या फिर क्राइम रेट डिक्रीज हो रहा है इस विषय पर चर्चा कर ली जाए, महिलाएं सुरक्षित है इस विषय पर चर्चा की जाए, या सबका साथ सबका विकास हो रहा है इस विषय पर चर्चा की जाए, किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, किसी भी सेक्टर की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। इसीलिए विपक्ष को समस्या है और कोई समस्या नहीं है। नहीं अविरल जी, ये सारी बातें सही हैं आपकी, जो आपने कहा वो हम मान लेंगे। अब ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला है, अब इसमें क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर मेरिट लिस्ट फिर से? जी देखिए, जिस तरीके से बात है कोर्ट के फैसले की, हाई कोर्ट की जहां तक बात है, तो जिस प्रकार से स्वागत किया जा रहा अखिलेश यादव का, आपने जिस प्रकार से पूर्व में दिखाया, तो जहां तक अखिलेश यादव की बात है, ये किस प्रकार के लोग हैं, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं।
ये एक विषय पर स्वागत करेंगे, दूसरे विषय पर न्यायालय का अपमान कर देंगे। ये इतने महान लोग हैं। ये वही इंडी गठबंधन है जो न्यायालय का अपमान करता था राम मंदिर के विषय पर। राम मंदिर का फैसला यदि हिंदुओं के पक्ष में आया, यदि राम मंदिर बनने के पक्ष में वो फैसला आ गया तो ये समस्या हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने लगे, न्यायालय का अपमान करने लगे। वहीं अगर इनका कोई मनपसंद फैसला आ जाए तो इन्हें न्यायालय बढ़िया लग जाता है। इनके खिलाफ फैसला नहीं, ठीक है, उनका तो मैं पूछ लूंगा अविरल जी, उनका मैं पूछ लूंगा, वो बैठे हुए, मैं उनसे पूछ लूंगा। आप अपना बताइए, ये न्यायालय का फैसले का स्वागत आप करते हैं कि नहीं करते हैं? और नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं? जी देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कट इसका उत्तर आपको दे देता हूं। देखिए, न्यायालय के फैसले की जहां तक बात है, हम किसी भी न्यायालय का अपमान नहीं करते हैं। मतलब स्वागत करते हैं? नहीं, मैंने स्पष्ट कर दिया, किसी न्यायालय का हम अपमान नहीं करते हैं। जो ये अपमान करते हैं न्यायालयों का, हम किसी न्यायालय का अपमान करते। अगर अपमान नहीं करते हैं तो स्वागत करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन जहां तक बात है, देखिए, न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसले पर सवाल खड़े करना समाजवादी पार्टी की आदत रही होगी, इंडी गठबंधन की आदत रही होगी, भारतीय जनता पार्टी की आदत ये कभी नहीं रही। पुराने इतिहास को उठाकर देख लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायालय के पक्ष में खड़ी रही है, जुडिशियरी का सम्मान करती रही थी, करती रहेगी। और जहां तक बात है आगे भविष्य में फैसला लेने की, तो निश्चित रूप से जो आवश्यक होगा वो फैसला लिया जाए। ठीक है, राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अविरल जी ने कहा कि ये न्यायालय का जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं। राकेश जी, अविरल जी ने कहा कि आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं और इसमें भी 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में भी आप पॉलिटिक्स करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। राकेश जी, जवाब दीजिए, बाकी तो आपने सुना ही, उनका भी जवाब दे दीजिएगा। माननीय, धन्यवाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का, जिन्होंने 640 दिनों तक अभ्यर्थी इको गार्डन में धरना दिए और ना जाने योगी सरकार की पुलिस की लाठियां खाएं। आप देखे होंगे कि महिलाएं भी लाठियां खाई थी अपने आरक्षण और अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए। ये इतनी निकम्मी सरकार है कि 640 दिन तक इनके रूह नहीं पसीने कि ये जो अपने त्योहारों को नहीं गए, अपने जो है उसी को गार्डन में धूप में छाव में बैठे रहे अपने अधिकारों के लिए। मैं इसके लिए दूसरी बधाई देता हूँ माननीय न्यायालय को, जिन्होंने संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को फटकार भी लगाई है और आईना भी दिखाया है। अविरल मलिक जी कह रहे हैं कि मैं उसका मान करता हूँ। मुख्यमंत्री जी अभ्यर्थियों से मिले और आश्वासन दिए, मगर आश्वासन के बावजूद भी मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री जरा से भी उनके कार्य में झूम नहीं पहुंचे कि जिससे फिर जांच कराई जाए। न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया क्या? न्यायालय ने भारतीय जनता मैं कह रहा हूँ सरकार ने पार्टी को फटकार लगाई। मैं कह रहा हूँ फटकार किसको लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने केशव प्रसाद मौर्य किसकी दवाई लूट रहा है, अनुप्रिया पटेल किसकी दवाई लूट रहे हैं, सामाजिक न्याय की क्यों जीत हो रही है, आपके सहयोगी कर रहे हैं। शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर सही तरीके से अगर भर्ती की होती, आप घोटाला नहीं किए होते तो आज हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ता है अभ्यर्थियों को? 640 दिन खाने का क्रम है। 640 दिन कितना बड़ा दिन होता है, वो कितने तपती हुई धूप में मैंने देखा हूँ लखनऊ की तो गार्डन में लाठियां खाते हुए। आप क्या बात करेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने जो आज संज्ञान लिया है, और मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ आरक्षण की बात, जिन्होंने कहा कि आरक्षण घोटाला का आज 17 तारीख है। यूपीएससी हाईकोर्ट कमीशन की एक वैकेंसी आई है इंटरनल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी का। आप अविरल मलिक जी इको गार्डन वालों के साथ तो बहुत डिबेट कर चुका, बहुत डिबेट किया मैंने इको गार्डन वालों के साथ, और कितने राजनीतिक लोग उस विषय में जुड़े हुए हैं वो भी मुझे अच्छे से मालूम है, और एक एक के नाम मैंने लिखकर रखे हुए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन समय आने पर निश्चित रूप से खुलासा मैं करूंगा, चिंता मत करिए। कि आज 17 तारीख की विज्ञापन जारी हुआ है। अभी आप यूपीएससी से उठा के आप देख लीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के लिए डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पद आए हैं। अगर आप बताइए 45 पद अगर डायरेक्ट एंट्री होगी
तो कहाँ आरक्षण आप देंगे? अगर आरक्षण के तहत होगा ये 45 सीट, तो 22 से 23 सीट जो है पिछड़ा और दलित वर्ग को जाएगा। तो लिटरल एंट्री के माध्यम से आप जो पिछड़ा दलित के आरक्षण को खा रहे हैं। अब क्या बात करेंगे? आपकी नीयत में खोट है, आप आरक्षण देना नहीं चाहते, आप पिछड़ा दलित को नौकरी देना नहीं चाहते। अगर आप पिछड़ा और दलित को नौकरी देना चाहते तो आप 40 दिन उस नौजवानों को फेंकना नहीं पड़ता। ठीक ठीक है राकेश जी, अविरल जी, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। राकेश, माफ करिएगा, वरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जी, जिस तरीके से अब हाई कोर्ट का फैसला आता है, पूरी तरीके से सरकार घिरी हुई, मतलब आप लोग तो बोल ही रहे हैं, इनके खुद के पार्टी के लोग नहीं छोड़ रहे हैं, वो लगातार बोल रहे हैं, तो मतलब हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है या फिर आपको कुछ और ही लग रहा है? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत है, और हाई कोर्ट जाना क्यों पड़ा, हमें इन परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। अगर इन्होंने गड़बड़ी नहीं की होती तो अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट जाना नहीं पड़ता। मैंने सुना था कि झूठ के हाथ और पांव नहीं होते, बोल नहीं सकता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को झूठ बोलते हुए मैंने देखा, तो उसके हाथ पांव भी होते हैं और जबान भी होती है और चलती भी। इन्होंने कहा कि सरकार निर्णय का स्वागत करती है। अगर निर्णय का स्वागत करती है सरकार, तो टीईटी अभ्यर्थियों के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं? ये अनुदेशकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं? अगर इनको वास्तव में रोजगार की चिंता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं? इन्हें देना चाहिए टीटी के अभ्यर्थियों को मौका, इन्हें देना चाहिए अनुदेशकों को मौका। ये उनके मानदेय को जो सरकार ने निर्धारित किया था, इन्होंने उनको भी नहीं दिया। नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में बराबर लड़ रहे हैं। और इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला इन्होंने कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है, ये कानून व्यवस्था के मामले पर फेल है, ये महिला सुरक्षा में ये फेल है। अभी अभी उत्तराखंड से अपहरण होके और उत्तर प्रदेश में उस लड़की के साथ रेप हुआ, और इनकी सरकार पॉलिटिकल सपोर्ट है, सबका सामाजिक समरसता में इनका बुलडोजर सिर्फ एक ही वर्ग विशेष पर दिखाई देता है। इनके लोगों पर जब बुलडोजर चलने की बात आती है तो ये सामाजिक समरसता में भी फेल है। ये किस मुद्दे पर पास है, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। तभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बढ़िया बढ़िया झूठ बोल लेते हैं, वो मुझे बहुत, और इनको तभी जनता ने 2024 में आईना भी दिखाया। इन्हीं कारणों से इनको अभी 2024 में जनता ने आईना दिखाया, और 27 में भी इनको बहुत बेहतरीन तस्वीर उत्तर प्रदेश की जनता दिखाई देने जा रही है। सिर्फ इसी कारण, इनके झूठ के कारण, इनके आप राजनीति करने बैठे हैं यहाँ, आप एक राजनेता के रूप में बैठे हैं। आप तो यहाँ नौकरी देने बैठे हैं ना, आप नौकरी देने बैठे हैं ना, दे दीजिए नौकरी। अगर मैं राजनीति करने बैठा हूँ, आप क्या सवाल करते हो? आप विपक्ष से सवाल करते हो, आप गिरेबान में खुद की गिरेबान में झांकने, ये समय तो खुद की गिरेबान में झांकने का। आपके मंत्री कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, आपकी पार्टी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, आपकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं हमसे गलती हुई, लेकिन आप यहाँ स्क्रीन पर बैठकर, यहाँ प्रदेश में बैठकर झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? मुझे तो आपके कलेजे को मैं सैल्यूट करता हूँ, कितने बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपने झूठ बोला, आपने गजब का गुमराह करने का काम किया। ठीक है वरुण मिश्रा जी और अविरल मलिक जी, देखिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। धनोज कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का एक फैसला आता है, और उसमें बीएसपी सुप्रीमो, सपा सुप्रीमो, सबका बयान तो आपने सुना होगा, और तो और इनके सहयोगी दल हैं वो भी उस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार के गले की हड्डी बन गया क्या ये पूरा जो हाईकोर्ट का आदेश आया? वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब सरकार के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, लेकिन दोनों में जो तुक्का फजीहत वाला हाल है। धनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम को पैनलिस्ट और आपको भी नमस्कार जी, और इंडिया वॉइस को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन मुद्दों पर आपने जो लाया है, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। क्योंकि हमारे देश में चाहे वो शिक्षा हो, गुरुकुल हो, चाहे वो, मैं मदरसा का भी नाम ले लेता हूँ, मदरसा भी हो, ये सब जो है उनका एक ही वर्क होता है। वो वर्क होता है कि पढ़ लिख कर इंसान बने और रोजगार के लिए नौकरी प्राप्त करे, और जिनको नौकरी ना मिले तो वो कम से कम अपना स्वरोजगार करे। आइए 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। शिक्षा अंधकार में प्रकाश के जैसे होता है, शिक्षा अंधकार में प्रकाश के जैसा होता है। अगर शिक्षा ग्रहण कर लिया तो वो जीवन में कभी नहीं रोता है। ये तो हो गया फलसफा। और अब आपको बता रहे,
सभी को खुश होना चाहिए। आपने पूछा, यहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट का भी वही काम है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट क्या होता है, मुझे थोड़ा सा ताजुब होता है, जो पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल सपोर्टर जब कोई फैसला देती है तो उस पर वो तरह तरह के बात शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको स्वागत करना चाहिए। सरकार का जो मुखिया अभी जो अभी वर्तमान में, उसने अभी कोई इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं किया है। जो नीचे वाली जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हम उसको नीचे वाले बोलते हैं। डिप्टी सीएम सबकी कोई वो नहीं होता है, मतलब सीएम के सामने, समझे। ये जो संघीय ढांचा में जहाँ संघ है वहां पर डिप्टी सीएम ये सब तो पार्टी के वो है कि चलो हम बना दिए, एडजस्ट कर दिए, लेकिन जो सरकार का मुखिया उसका अभी तक बयान नहीं आया। देखने वाली बात यह है कि ये 69,000 जो एजुकेटेड पर्सन थे, जिनको टीचर बनना था, जिनकी भाग भविष्य लटकी हुई थी, जो भी ये लोग कहते हैं, आज उसने हाईकोर्ट दोनों पक्ष को सुनते हुए जो उनको उचित लगा वो फैसला दे दिया। अब देखने वाली बात यह है शिवम जी कि इस सरकार का क्या नजरिया है। सरकार इसको इग्नोर करती है या इसको स्वागत करती है या उनको नियुक्ति पत्र बांटती है। क्योंकि देखिए जिस तरह बिहार में टीचर का एग्जाम हुआ, नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र बांटे, तो बांटे नियुक्ति पत्र और क्रेडिट ले लिए क्या बोलते हैं तेजस्वी, उस टाइम के डिप्टी सीएम साहब। मैं ऐसे बोलता हूँ, थोड़ा इज्जत देता हूँ मैं आज डिप्टी सीएम साहब। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बॉस, क्योंकि वो बॉस थे नीतीश कुमार उनके। और दूसरी बात, जो आरक्षण वगैरह की बात करते हैं, बीहार का एक घटना बता देते आपको कि अभी जो है बिहार में, बिहार सरकार ने आरक्षण दिया था 2015 में एक जात को, जिसको पान चौपाल तांती तत्वे खतवे पान पटावा बोलते हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब जिनको आरक्षण मिला उसको चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया आर्टिकल 41 के दरमियान को देखकर। तो देखिए कई फैसले होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले होते हैं जो टेक्निकली जिस व्यक्ति के खिलाफ जाता है उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ देता है। तो तकलीफ को ना हम उसको जिक्र करते हुए कि सरकार अभी तक पत्ता नहीं खोला, या अविरल जी बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता है सरकार की भी, वो तो प्रवक्ता नहीं है। भाजपा ने भी अभी तक इस पर कोई बयानबाजी नहीं दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिनकी नियुक्ति पत्र अटकी हुई थी, जो टीचर बनेंगे, उनको वाकई में चीफ जस्टिस जो उनको भी बुला लेना चाहिए, योगी साहब को, जो मुख्यमंत्री साहब है, वो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बुला लेना चाहिए और उनको बिठा के नियुक्ति पत्र बांट देना चाहिए। इसलिए ताकि कल को सरकार के किसी काम में हाई कोर्ट रुकावट न बने। मैं तो खुद यहाँ बोलता हूँ कि हाई कोर्ट जो सरकार ऑर्डर दे देती है वो जनहित में, जैसे आरक्षण बिहार का मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार, कि बिहार में एक कास्ट जो 2% है, आज वो रो रहे हैं खून के आंसू, वो खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन अदालत का फैसला, अदालत के फैसला से खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट को भी, कचहरी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ फैसले उसके अच्छे भी होते हैं, कुछ फैसले उसके बुरे भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये लास्ट कर दूं, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इनको बचना चाहिए ऐसे फैसले आने से, क्योंकि उनके इज्जत कर लीजिए 69 जो है, अरे वो स्टूडेंट, उनका तो भविष्य बनेगा। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है, शिक्षा का लक्ष्य जगाएगा वो टीचर बनकर और कई लोगों को प्रेरित करेगा। ठीक है धनुष कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। अविरल जी, ये फैसले का स्वागत अगर अखिलेश यादव जी करते हैं तो चलिए समझ में आता है, ये कांग्रेस वाले करते हैं तो समझ में आता है, चलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी करती हैं तो समझ में आता है, ये आपके पार्टी वाले लोग ये इतने इंटरेस्टेड हैं, ये मतलब ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स आपके खुद की पार्टी में हो रहा है क्या? मतलब कि जो अच्छा लगा वो पार्टी लाइन के हिसाब से मतलब खिलाफ भी जाकर के हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बट जो नहीं अच्छा लगेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, तो ऐसा चलता है? मतलब गाइडलाइन होता है ना कोई। अभी मुख्यमंत्री के गले में जो हड्डी है वो तो ना निकल पा रहे, ना बोल पा रहे, ना सुप्रीम कोर्ट जा पा रहे हैं, ना फिर से मेरिट वाली बात कर सकते हैं वो। जी देखिए, जो भी आवश्यक होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा, जो भी आवश्यक होगा वो निश्चित रूप से फैसला लिया जाएगा। और जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले की बात है, तो जिस तरीके से हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है, लेकिन जो आपने केशव प्रसाद मौर्य जी की बात की, या फिर जिस प्रकार से धनोज जी अभी बोल रहे थे या वरुण जी अभी बोल रहे थे, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही मानना है कि हम जुडिशियरी का अपमान नहीं करते हैं। इस बात को केवल और केवल जान लेना चाहिए। ये लोग हैं विपक्ष के लोग, अगर इनके मनपसंद फैसले आ जाए
तो ये सम्मान करने लगेंगे 4 दिन के लिए। अगर उसके बाद इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो ये अपमान करना प्रारंभ कर देंगे। ये इस प्रकार के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग या फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग या फिर आम आदमी पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये अपने फायदे के आधार पर जुडिशियरी को अच्छा या बुरा बताते हैं। अगर इनके मंच को एक स्टेटमेंट बता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो न्यायालय के खिलाफ हम लोगों ने दिया हो, कांग्रेस ने किसी फैसले का विरोध किया, बताएं। 1 मिनट, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने समाजवादी, सुनिए वरुण जी सुनिए ना, मैंने आपने उसमें कांग्रेस पार्टी को भी इंक्लूड किया है और मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने न्यायालय के किस फैसले का विरोध किया, कौन सी जगह दिखाई पड़े। अभी सुनिए, बता रहा हूँ, अभी जिम्मेदारी की बात। 1 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस बात है राम मंदिर के, सुनना चाहता हूँ, सुन लीजिए, जिस प्रकार राम मंदिर, अब तो सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। जिस प्रकार से राम मंदिर के फैसले की जिस प्रकार से बात है, तो राम मंदिर के फैसले पर निचले स्तर के कार्यकर्ता कांग्रेस, एक स्टेटमेंट बताइए किसी नेता का, एक स्टेटमेंट। चलिए मैं एक स्टेटमेंट अभी का बता देता हूँ, आप बोलिए। अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी का लेटर। राम मंदिर आपने नाम लिया, आपने राम मंदिर नाम लिया है, राम मंदिर के फैसले का कौन से कांग्रेस के नेता ने विरोध किया है न्यायालय का, बताइए। मैं अभी का बता रहा हूँ, जब का छोड़ी अभी का लेटर, अभी का छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कौन से कांग्रेस के नेता ने विरोध किया मुझे बता दीजिए, वो स्टेटमेंट बता दीजिए। बिल्कुल, मैं न्याय, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, पूरा देश देख रहा है, आप बताइए। देख रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन सुनाइए, इंटरप्ट मत कीजिए, मैं बिल्कुल क्लियरली एकदम, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप जहाँ गलत बोलेंगे वहां मैं इंटरप्ट करूंगा, आप बोलिए। ठीक है, आप सुनिए, 1 2 3 आप शांति से बैठ जाइए, आप सुनिए। लेकिन देखिए, जहां तक बात है, ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जेल में मौजूद हैं, इस पर किस प्रकार से विपक्ष का रोना पीटना चल रहा है, जिस प्रकार से पीट रहे हैं राम मंदिर से आप अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गए। बिल्कुल, अभी एक घंटा के बराबर चर्चा करते चलिए ना, मैं आपको सुनिए पहले, हर बात। अब सुनिए, टीवी पर बैठकर झूठ बोलना बहुत आसान होता है। सुनिए अफजल जी, टीवी पर बैठकर झूठ बोलना बहुत आसान होता है, गुमराह करना बहुत आसान होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विषय को विषयांतर करने में बहुत माहिर है। डिबेट 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर हो रही थी, आप इसे राम मंदिर ले गए, मैं राम मंदिर पर आपको। ठीक है वरुण मिश्रा जी, अग्रज, ठीक है वरुण मिश्रा जी, अग्रज जी, इस पूरे मामले में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य और जितने भी नेताओं के बाइट है, एक बार आपको सुनवा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किसने क्या कुछ बोला। एक बार सुनवाते हैं आपको, सुनिए। तो इस पूरे, मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया हुआ जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहां नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे, कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनको न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। कहना अभी इसमें मेरी बैठक नहीं हुई है, अभी मैं चूंकि आज कल फैसला आया है, आज मैं प्रयागराज के दौरे पे हूँ, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये ऐसा सरकार का विचार भी है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। करें इसको उपचुनाव में मुद्दा भी बनाएंगे और करेंगे कि अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव में।
अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल बस्ट होगी, साइकिल से एफआई जाएगी। आप ये लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी ही सरकार के उस पर आप सवाल करेंगे? श्री अखिलेश यादव जी दो धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम चार धार की तलवार लेकर के चलते हैं। सर एक सवाल कैलकाटा को लेकर के है सर, जो घटना हुई उसके बाद जो डॉक्टर हैं लगातार वो बहुत चिंताजनक स्थिति है। जैसे समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश से लोग पलायन कर रहे थे, अब वहाँ टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, व्यापारी जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में जो संकट है वहाँ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है लड़ाई लड़ रही है। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोगों ने कितना उत्पीड़न किया इन शिक्षा मित्रों का, और लगातार इतने सालों से इनका आंदोलन चल रहा है, इन पे लाठियां बजाई जा रही हैं। लेकिन जो लोग अब मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो वो बदलेगा नहीं, और हम इस जो आदेश आया है हाईकोर्ट के द्वारा, इसका हम स्वागत। हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला आया है उस फैसले को 3 महीने में लागू करने के लिए हम लोग सरकार कटिबद्ध है। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि आरक्षण में कोटे विदिन कोटा, उसका विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के लोगों से कहूँगा कि आप लोग वोट के लिए तो बात करते हो, जो 22 साल से हम लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक आए कि कम से कम जो आज के तारीख में डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है, इस बात की खबर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, गरीबों को आरक्षण मिले। तो जब आरक्षण देने के लिए सबको बांट करके कहा तो ये विरोध किस बात का कर। ठीक है, तो राकेश अय्यर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने सुना, इसको लेकर सबके अलग अलग अपने व्यू हैं, लेकिन आप लोग के ऊपर ये लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग खुद ही आरक्षण विरोध। अभी आपने राजभर जी को सुना। दूसरा, ये क्या सामने चुनाव है इसलिए भी इसको और जोर से उससे उठाया जा रहा है या भुनाने की कोशिश की जा रही है? राकेश जी, ऐसा कि सत्ता पक्ष कह रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष लगातार झूठ बोलने के सिवा सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं। मैं कह रहा हूँ, नौजवानों को अगर नौकरी देना है तो आप साफ तरीके से आरक्षण के रूल के तहत आप उनको नौकरी दीजिए। 640 दिन आप उनको बैठा के उनपे लाठियां बरसा के आप एक तो आरक्षण विरोधी नीति आपने आपके जो है विचारों से लगता है कि आप आरक्षण नीति के विरोधी हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनका कोई ऐसी स्थिति नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आज भी 17 तारीख को एक विज्ञापन आया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लिबरल एंट्री का। मैं कह रहा हूँ, आप इनकी क्षमता अगर होती है आरक्षण देने के लिए तो लिबरल एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को पिछले दरवाजे से न भरते। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इनकी क्षमता। राकेश जी, ये पिछला दरवाजा मैं समझा नहीं, जरा इसको थोड़ा समझाइए विस्तार से, मतलब क्या है पिछला दरवाजा? की जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं, उनको लिबरल एंट्री के माध्यम से उनकी नीतियां की जा रही। और ये कैसे पता चला आपको? ये विज्ञापन है, आप पब्लिक वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए, आज का 17 तारीख का विज्ञापन है। मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर की एक विज्ञापन है, 45 पदों की भर्ती है आज की है। तो ये आरक्षण के विरोधी लोग हैं। अगर इनको आरक्षण देना होता तो ये दरोगा की भर्ती के पेपर लीक नहीं होते। यूपीपीसीएल के जो है, राकेश जी, आप इतनी चिंता कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, तो कम से कम ये तो बता दीजिए संस्था को रद्द नहीं होते। राकेश जी सुनिए, मैं कह रहा हूँ, अगर भाई सुनिए तो हमारी तो काम करते हैं। क्यों जाना था, वो किसका दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? क्यों? वाला पैसा अगर आप आरक्षण के रूप बताने के होते और सही से आप जो निश्चित परिवार को बाते होते तो क्यों 40 दिन बैठना होता? 40 दिन। मैं कह रहा हूँ, इनकी नीयत में खोट है। यूपी आरक्षण नागरिक पुलिस का जो है पेपर लीक हो गया।
दर्जनों ARO जैसे तमाम दर्जनों पेपर लीक हुआ। ये सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा दलित आदिवासी को आरक्षण न देना, नौकरी न सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बता दीजिए जिसका पेपर लीक नहीं हुआ होगा। बच्चे घर नहीं आ रहे हैं पेपर देकर, तो हुआ पेपर लीक व्हाट्सएप पे लोगों को सोशल मीडिया पे फैलने लग रहा। आप शिक्षा प्रणाली आपको करते कल्याण सिंह ने कहा था कि जो आरक्षण को छेड़छाड़ करेगा उसे थप्पड़ मार के छीन लिया जाएगा। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह का वक्तव्य है। अग्रल मनीष भाई थोड़ा अध्ययन करिए आप सामाजिक नौकरी नहीं दे सकते। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा आपके प्रधानमंत्री ने किया था, नौकरी में आप एक भी नौकरी नहीं देंगे, आप सारे प्राइवेट कर दिए। रेलवे देश से सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग है, अभी भी उसमें 3 लाख पद खाली है, आप क्यों नहीं भर रहे हैं? आपके अगर नहीं, ठीक है अविरल जी आप जवाब दीजिए। एक तो ये कि भाई जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उनके पेपर लीक होते हैं, एक तो आपके सरकार की ये नाकामी, और दूसरा जो भर्तियां आ भी रही हैं वो कह रहे हैं कि वो पीछे के दरवाजे से आप भारतीय जनता पार्टी और वो आरएसएस के लोगों की भर्ती कर ले रहे हैं। आप सोचिए आरक्षण विरोधी हैं आप, बेसिकली तो कह रहे हैं। अभी जो है विज्ञापन आया होगा, क्योंकि अब्दुल भाई को जानकारी कुछ नहीं है। अब्दुल भाई बस बैठ के झूठ बोलेंगे, फिर राम मंदिर पे चले जाएंगे। हो गया राकेश जी, सवाल पूछिए, एक भी कांग्रेस से आप विपक्षी नेता ने उनका बयान आया हो, सब ये चले गए केजरीवाल के यहाँ, तिहाड़ जेल में चले गए। अब्दुल भाई को कुछ नहीं आता, ये केवल झूठ परोसना, झूठ बोलना। हमें बताना क्या आता नहीं आता। अब सुनिए, अब मैं बताता हूँ क्या आता है। ये बताइए, राम मंदिर पे जितने भी फैसला है एक भी कोई विपक्ष का नेता बयान दिया हो? आपको आप कितने नौकरी दिए? 7 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आपकी जो है 10 साल की सरकार की उसी ग्रेवियस सरकार के सेंट्रल में है, तीसरा टर्म है सेंट्रल का, आप कितने नौकरी दिए? नहीं ठीक है अविरल जी उनके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए बाकी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन उनका यह कहना है कि भाई जितनी भी भर्तियां आ रही हैं आप आरएसएस और बीजेपी वालों की भर्ती कर ले रहे हैं, बाकी किसी के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप आरक्षण विरोधी हैं साफ तौर पर कह रहे हैं। राकेश जी देखिए, जहां तक राकेश जी का ओपिनियन है, इनका कुछ भी अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इन्होंने राम मंदिर के विषय पर बात की थी और विपक्ष के नेता की बात की थी। तो मैं बंद कमरे के अंदर की बात बता रहा हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का बयान है। आचार्य प्रमोद कृष्णम। अब बौखला कौन रहे? ये वरुण जी आप मत बौखलाइए, सुनिए पहले कौन सी पार्टी में है आचार्य जी, ये भी बता दीजिए ना। आप उनका स्टेटमेंट कोड करते हैं तो मुझे मालूम है। बौखला किस पार्टी में शुरू आपका काम हो गया, आपका काम शुरू। ये बताकर कि आप वो पार्टी में है। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनना है तो सुनिए, अन्यथा पूरी बात करेंगे। देखिए ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं है सर, जो होना था वो हो गया। टॉपिक पे रहते हैं सर, अपने बात रखते हैं, अपने टॉपिक पे रहते हैं, कहीं और नहीं जाते, वरना पूरा मुद्दा भटक जाएगा सर, पूरा डिबेट फेल हो जाएगी। और ये जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं, ठीक है अविरल जी मुद्दा राम मंदिर नहीं है, आज मुद्दा जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला है। शिप्रा माथुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिक्षाविद हैं आप। शिप्रा जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आता है, सरकार के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, नई मेरिट लिस्ट तैयार करना या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना, दोनों में सरकार की समस्या है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष तो इसका स्वागत कर रहा है, मतलब बीजेपी वाले भी स्वागत कर ही रहे हैं, ये तो छोड़ देते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये फैसला ठीक है हाईकोर्ट का? पैसे से होता था सफाई महोत्सव। शिप्रा जी को सुनती। शिप्रा जी आपने म्यूट कर रखा है शायद। नहीं, मैं जी बोलिए आवाज आ रही बोलिए। देखिए, अदालत ने जब जो कोई फैसला दिया है उस पर टिप्पणी करने की बजाय मुझे लगता है कि मूल इशू जो है वो है कि अगर टीचर्स के रिक्रूटमेंट में, भर्तियों में, पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी एनोमली है, कोई भी असंगतता है तो उसको देखा जाना चाहिए। और ये कोई यूपी को अटैक करना या किसी सर, मैं अभी सुन रही हूँ, मैं हाल ही में ज्वाइन किया, हालांकि मैंने आपका डिबेट, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सियासी तौर पर उसको आप डिस्कशन में ला रहे हैं।
तो ये मुद्दा जो है पहले भी आपको याद होगा 2016 में भी वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही मामला हुआ था, जब हाईकोर्ट ने वहां पर 24,000 टीचर्स की भर्तियां रद्द की थी। और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको स्टे लगाया और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीरियस मुद्दा है और सीबीआई को जांच सौंपी जाए। ये इसी साल का मई का मामला है ये। तो मुद्दा ये है कि अगर टीचर्स की भर्तियों में, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी वाला मामला खासतौर से जो है वो ये है कि जो कंप्लायंसेस होनी चाहिए, जो एक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, चाहे आरक्षण की हो या नियम जो फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो नहीं किए जाए। तो इसकी तो बहुत, मुझे लगता है बहुत आसानी से जांच होनी चाहिए। और अल्टीमेटली जो प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आप टीचर्स की भर्तियों के पूरा अगर हिस्ट्री खंगालेंगे, इतिहास खंगालेंगे, तो आपको 10 साल में ही आप देख लीजिए, कर्नाटक है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, मतलब कम से कम आधा दर्जन स्टेट्स हैं जहां पर की टीचर्स की भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में मामले गए हैं, सवाल उठे हैं या उससे जुड़े कुछ ना कुछ मुद्दे रहे हैं। बल्कि ये और स्कैम तक के मुद्दे ये हैं कि जो भर्तियों को लेकर जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पैसों का लेन देन होता है। तो असली मुद्दा जो है, देखिए टीचर्स की ये एक पूरी प्रक्रिया का पार्ट होता है। तो अगर व्यवस्था ये दुरुस्त नहीं है और वहां पर वो दखल अगर संभव भी हो पा रही है तो उसको देखा जाना और उसकी प्रक्रिया को अभी के दौर में, मैं हर बार मुझे लगता है कि किसी भी डिबेट में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। आप कैसे फिक्स करेंगे, और फिक्स करने का अभी आपको कोई रॉकेट साइंस इसके लिए नहीं चाहिए, आपको सिंपल सा प्रोसीजर चाहिए, बिकॉज दिस इज टेक्निकल थिंग। आप टेक्निकली सारी चीजों की जांच पर रखो, कितने अप्लाई किया है, उसके क्या पैरामीटर्स है, ये कोई जांचना कोई रॉकेट साइंस है क्या कि मैंने कहीं अप्लाई किया और मेरी जांच की जाए कि मैं किस मेरिट पर हूँ, क्या मेरे दस्तावेज हैं। अगर वहां पर इंटरफेरेंस की गुंजाइश है तो आपने राजस्थान में भी देखा कि जब भर्तियां पहले भी हुई हैं और उस पर हमेशा सवालिया निशान लगे हैं कि आप किस तरह से भर्तियां, और सरकार कोई भी हो, देखिए मैं सरकार सियासी मामले में नहीं जाना चाहती है, मुझे लगता है शिक्षा का और खासतौर से टीचर्स की भर्तियां। और अगर हम डी शिवम जी, आपका एक्सपीरियंस होगा, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे लोगों के बीच में काम करने का। हमने एक अभियान पूरा चलाया था सरकारी स्कूलों के लिए और मुझे याद है इतना दुख होता था मुझे। मैं उनसे कहती थी कि आप लोग जब ट्रांसफर होता है तो तुरंत आप जो है ना अर्जियां भेजते हैं मिनिस्टरों के पास में कि तब हमारा ट्रांसफर नहीं कराइए। इनका आज तक कभी आंदोलन शिक्षकों ने इस बात के लिए किया कि हमें अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छी शिक्षा अच्छा पढ़ाई के लिए हमारे पास संसाधन है, इसके लिए कभी आप लोगों ने आंदोलन किया? तो वो जो सियासी मानसिकता है वो आती कहाँ से है? क्योंकि आप उस प्रोसीजरल वहां से जहां आप एंट्री पॉइंट है जहां पर वहीं पर आप जुगाड़ करके आते हैं या किसी की सिफारिश से आते हैं। ये बहुत सीरियस मुद्दा। इट्स नॉट अबाउट यूपी और एनी अदर स्टेट, इट इज अबाउट व्हाट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड आर यू फॉलोइंग दी, मतलब आप ट्रांसपेरेंसी से कुछ काम करना चाहते हैं कि नहीं कर, चाहने की बात है केवल, संभव तो सब है। अभी ऐसा नहीं है कि आपको जांच परख ना कर सके किसी चीज। तो आप वेस्ट बंगाल में जब ये मामला हुआ तो जब वेस्ट बंगाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया, उसके बाद हमने क्या फॉलो अप किया उस बात का कि सीबीआई क्या कहता है, उस पर क्या जांच की है सीबीआई ने। मुझे याद है अब्दुल कलाम आजाद साहब के साथ जब ये इंटरेक्शन मेरा हुआ था, बहुत सालों पहले की बात है, तो मैंने उनसे कहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने कही थी, जो शुरुआती जो, और ये मामला किन की भर्तियों का है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उसकी भर्तियों का मामला है ये। तो प्राइमरी टीचर जो होता है वो आपका फाउंडेशनल ब्लॉक बनाता है। वो आप, कलाम साहब ने कहा कि मैं कुछ भी बन पाया, मैं उस वक्त इसलिए सोच पाया, वो जो सपना था किसलिए, क्योंकि उस टीचर ने मेरे मन में रोका। तो जो टीचर गलत प्रक्रिया से ही आ रहा है, जुगाड़ से आ रहा है, उस व्यवस्था को फॉलो करके नहीं आ रहा है, तिक्रम करके आ रहा है, आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि जीवन भर वो क्या तो शिक्षा देगा और क्या हमारी पूरी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश बचेगी उससे। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि टीचर्स का एंट्री पॉइंट, और उसके लिए बाद के प्रोसीजर्स भले बने हुए हैं, जब भर्ती हो जाती है उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। एनईपी अब आई है, आप देखिए एनईपी को लेकर हमने कितना जश्न मनाया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, किस लिए आई है, हमारी पूरी व्यवस्था को। शिप्रा जी, तो ये इस फैसले को, हाईकोर्ट के इस फैसले को छात्रों की जीत बताएं या इसमें अभी कुछ इफ एंड बट वाला ऑप्शन रह जाता है, जैसा कि आप बता रहे हैं शिप्रा जी? छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं देखिए उनकी जिन्होंने अप्लाई किया, जब उनकी भर्तियां हो गई, बात वो नहीं है जिन्होंने भर्तियां दी हैं उनको, और जो भी उन्होंने प्रोसीजर नहीं अपनाए हैं, बात अभी तो उस बात को लेकर
जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई नियम फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि नियम से होता है हर काम, अगर नियम नहीं फॉलो किया गया, उसमें सियासी दखल है या किसी और तरह की दखल है, पैसों की दखल है, तो उसकी तो जांच 100% होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हाईकोर्ट ये कहता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, फिर सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्या कहेगा, वही वेस्ट बंगाल वाला फैसला वो कहेगा कि भाई स्टे, अभी हम स्टे लगाते हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। अल्टीमेटली होना चाहिए, जांच ही तो होनी है। पर बात ये होती है शिवम जी कि जांच हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मिठाई जो बनाने वाला है उसी को आप ये ताकत भी दे दीजिए कि तुम्हारी मिठाई की जांच भी तुम ही करके सर्टिफाई कर दो कि तुमने सही बनाई है कि नहीं बनाई है। तो बात यह है कि वो जो जांच है, इसलिए सीबीआई जांच की डिमांड की जाती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल साफ गोई से ये जांच हो। और इसके ये यूपी का फैसला नहीं है, ये यूपी के जो कदम है वो पूरे देश के लिए नजीर हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है वो फाउंडेशनल ब्लॉक है, किसी की भी जिंदगी की नींव तैयार करने वाला वो व्यक्ति है, तो उसकी पूरी जांच परख तो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो जेन्युइन लोग हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फैसले जल्दी आने की बात है कि अदालतों में, जहाँ मैं राजस्थान का ही आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ जयपुर में, तो बहुत सारी शिप्रा जी आप ये कह रही हैं कि धांधली करना मतलब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये बाकी सभी राज्यों की स्थिति से। मैं आपको केस स्टडीज बता सकती हूँ, मेरे बिल्कुल बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ हर साल, और 2011 से ले लीजिए, 16 में ले लीजिए, 17 में ले लीजिए, 18 में ले लीजिए, 24 तक आते आते हर साल धांधली होती है, पर कोई नतीजा निकलता है इस बात का? सिर्फ बहस से नतीजा नहीं निकलता है। व्यवस्था को दुरुस्त करना, उसमें अच्छे लोग होना, ब्यूरोक्रेसी की दखल जितनी ज्यादा रहेगी, नेताओं की दखल जितनी ज्यादा रहेगी, उतना ही उस करप्शन के उस पूरे सिस्टम से निकलना हमारे लिए कभी संभव नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे जो जानकार हैं, व्यवस्था के जानकार ही नहीं बल्कि शिक्षाविद, अगर हम कहें कि एजुकेशन सिस्टम में जो अपना ओहदा रखती है, जो जिन लोगों की एक अथॉरिटी है उन मामलों को लेकर, उन लोगों को ये जांच सौंपी जाए, वो लोग उस तरह से देखें इस चीज को, सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, लगता है जांच पर। ठीक है, वरुण मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जैसा कि अभी आपने सुना, शिप्रा जी ने बताया कि ये किसी एक राज्य की समस्या तो है नहीं, अव्वल दर्जे तो ये समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है। लेकिन फिर अगर ऐसी बात है तो आप लोग को भी सीबीआई की जांच की मांग करनी चाहिए और बाकी चीजें करनी चाहिए, या आप लोग ये कहना कि जो बीजेपी है वो आरक्षण विरोधी है वगैरह वगैरह बातें, ये सब मुद्दा राजनीति बनाना है क्या? वरुण जी आपने म्यूट कर रखा है क्या खुद को? जी बोलिए। नहीं वरुण जी आपकी आवाज सही से नहीं आप यहां पर आ पा रही है, मैं वो ठीक करवा के फिर मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सवाल वही है, शिप्रा जी को आपने सुना, उन्होंने पूरी चीजें बड़े विस्तार से बताई। सवाल यह कि मुद्दों का राजनीतिकरण क्यों? अगर समस्या है तो उसका ट्रांसपेरेंसी से सीबीआई से जांच करवाई जाए, मांग तो इसकी होनी चाहिए कायदे में। लेकिन अगर फैसला अपने पक्ष में आ जाए तो हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत, और बाकी चीजें सब छोड़ दीजिए, ट्रांसपेरेंसी गई मतलब अलग लेवल पे चली जाती है, फिर अपना स्वार्थ क्यों दिखाई देने लगता है? राकेश जी मैं कह रहा हूं कि हम लोग कभी भी राजनीतिक मुद्दा या किसी मुद्दे पे राजनीति नहीं करने वाले। हम लोग उस छात्र नौजवान के हित की लड़ाई को लड़ने वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा वीडियो कि सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने नेता सदन मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि इतने दिन से अगर आपके उत्तर प्रदेश में बच्चे बैठे हैं किसी मांग को लेकर, तो आप उन्हें बुलाइए और उनसे आप समझिए और उस मांग को निराकरण करने के लिए आप एक कमेटी की गठन करिए। तो ये काम तो मुख्यमंत्री और सरकार कर सकता है, विपक्ष के नेता नहीं कर सकते। और अगर विपक्ष के नेता अगर किसी आंदोलनकारी या संगठन से अगर मिल ले तो सत्ता पक्ष के लोगों को लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर सही तरीके से अगर चीजें हो जाती है, 2, 4, 10 दिन के धरना प्रदर्शन में अगर वह जांच हो जाती है तो आप 15 दिन के आंदोलन में खत्म हो जाती है। मगर 240 दिन में बहुत बड़ा लंबा आंदोलन, और भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नया चेहरा नहीं है।
किसान आप को कितने दिन रहते थे, साइंसदान कितने दिन रहते थे, इनके जरा से पसीने नहीं उतरे, जो है जरा से सहम तक नहीं है कि लोग अपने घर से निकल कर तपती हुई धूप, चलती हुई जाड़, तपती हुई बरसात में बैठ अपने अधिकार को मान रहे, क्योंकि ये उसको जरूरत है समझते। और जब विपक्ष उससे बोलता है तो ये लोग बस सिर्फ एक मुद्दा बनाते हैं कि राजनीति करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितने भी नौकरी दिए हैं, अग्रल भाई बैठे हैं, डाटा के साथ हमको बताएं, आपके प्रमुख चैनल है, नेशनल चैनल है, ये झूठ ना बोले। दर्जनों मैंने गिनती कराया हूँ कि ग्राम विकास अधिकारी से लेकर यारों से लेकर तमाम ऐसे नौजवान जो बेचारे गरीब परिवार से आते हैं, वो कैसे जाते हैं। इलाहाबाद में मैं रहता हूँ, मैं उस 10-22 रूम में रातों में पढ़ा हूँ, मुझे पता है उस पीड़ा को। और जब पेपर लीक होता है और परीक्षा या तो कोर्ट में चली जाती है युक्तियां, तो कितना दुख होता है। इस बात का अनुभव अग्रल भाई और सत्ता के पक्ष के लोगों को नहीं होता। अगर होता तो उसका निराकरण राकेश जी ठीक है। वरुण जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप मेरी आवाज जा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। वरुण जी सवाल ये था कि अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण से छेड़छाड़ हुआ है और ये सारी चीजें हुई थी, अब जब मामला हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो सरकार को भी इसे मान लेना चाहिए, फैसले का स्वागत करना चाहिए और बाकी आप चीजें जो आप सीधा सीधा ये बोलते कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलत कर रही है बीजेपी या आरक्षण से छेड़छाड़ कर रही है, गड़बड़ी कर रही है, सीबीआई जांच की मांग करिए ना, जैसे सिप्रा जी अभी उन्होंने बताया। और ये समस्या बाकी राज्यों की भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ है। सवाल तो यही है कि समस्या है, कहीं की भी हो समस्या है, खास करके छात्रों के साथ। देखिए शिवम भाई, जहां तक सिप्रा जी ने कहा, बहुत सही बात कही और बहुत कम शब्दों में इन्होंने समेट दिया है पूरी चीजों को। मुझे लगता है कभी सीबीआई जांच की तुरंत से मांग कर देना बहुत जल्दबाजी होगी, सत्ताधारी इसे भी राजनीति से प्रेरित बताएंगे। लेकिन सही बात यह है कि अभी सरकार के रुख का इंतजार है, सरकार इस फैसले को किस तरह लेती है, सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है या सरकार ने जिस तरह हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करती है। जिस तरह सरकार के कदम होंगे उसी तरह हम कदम उठाएंगे। सारे ऑप्शन हमारे पास खुले हुए, आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई जांच की मांग की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी तो इनके लिए आंदोलन भी किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई कोर्ट ने निर्णय बहुत अच्छा दिया है, सराहनीय निर्णय है। आरक्षण के साथ निश्चित रूप से छेड़छाड़ हुई थी, आज सरकार भी इस बात को मान रही है और सरकार के नेता भी इस बात को जानते हैं। प्रवक्ता कुछ भी टीवी पर कह दे वो दूसरा विषय है, लेकिन सच्चाई ये है शिक्षक भर्ती में व्यापक रूप से अनियमितता हुई थी। आज न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया है, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी के एंड से भी स्वागत करता हूं और एक आम आदमी होने के नाते भी मैं स्वागत करता हूं। इसलिए अभी राकेश जी ने जो पीड़ा व्यक्त की, मैं भी छात्र रहा हूं, मैंने तैयारी करी है, मैंने देखा है जब किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, हम पूरी तैयारी से पेपर देने जाते हैं, रात भर जग जग कर पढ़ते हैं और जब पेपर देने जाते हैं और परीक्षा लीक का कांड देखते हैं तो हृदय से बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, वो कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, इस पर सरकार को जरूर जागरूक होना चाहिए। अविरल जी, जिस तरीके, अविरल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, अविरल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अविरल जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, अभी स्पष्ट आवाज आ रही है जी। अविरल जी देखिए, जिस तरीके से ये आरोप आप पर लगा, और आरोप नहीं लगा, यह आंखों देखा हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक हुए, जिस तरीके से भर्तियां रुकी, जिस तरीके से लगातार आप पर आरक्षण में छेड़छाड़ का आरोप लगा, गड़बड़ी का आरोप लगा, यह कहा जाने लगा कि भाई आप पूरी तरीके से वो अलग तरीके से भर्ती कर रहे हैं, आपका कोई रूल नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ये लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगाता रहा और उसका परिणाम हमने चुनाव में भी देखा। सवाल यह है कि अब जब हाईकोर्ट ने जो कहा है, आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के रुख करेंगे? क्योंकि वरुण जी और राकेश जी आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। जी देखिए, मैं क्रमवार आपको उत्तर दे देता हूं। जिस प्रकार से आपने कहा कि चुनाव में असर देखने को मिला, तो चुनाव में इस विषय का असर बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिला। चुनाव में यदि असर मिला देखने के लिए तो मिला जिस प्रकार से इनके द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की गई, जनता को गुमराह किया गया। अविरल जी कहा गया, एक सेकंड, पेपर लीक नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में? जी नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं जनता के बीच में। तो वो झूठ कैसे हो गया?
या तो पेपर लीक नहीं हुआ, सीधा सीधा बोलिए पेपर लीक नहीं हुआ था, ये लोग झूठ बोलते हैं, बोलिए। मैं वहीं आ रहा हूं, 1 मिनट आप सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूं, अभी सुनिए। देखिए, जनता के बीच में क्या असर पड़ा मैं ये बता रहा हूं। जो चुनाव में असर पड़ा जिससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, वो मुख्य रूप से अगर हुआ तो इससे हुआ जो इन्होंने कहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है। जो गुमराह करने का इन्होंने जनता को कार्य किया, क्या संविधान बदल दिया गया? बिल्कुल नहीं। और इन्हें मालूम होगा कि केशवानंद भारती केस में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, जिस प्रकार से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो कहा गया है कि संसद के पास पावर नहीं है, संसद नहीं पलट सकती संविधान की मूल भावना को। तो जवाब देने के लिए मेरे पास पर्याप्त चीजें हैं। आप 69,000 भर्ती पर ही बात करिए, कोई सियासत नहीं, सीधी बात। केशवानंद भारती केस में क्या लिखा है पहले बताइए? क्या ये नहीं लिखा है कि आप यहाँ 69,000 भर्ती पर बात करने आए हैं? ना, ये केशवानंद भारती बदलने और नहीं लिखा है, उसका जवाब आपको जनता दे चुकी है। और ये सफाई महोत्सव में कहां से पैसा आता था? अविरल जी, पता है कुछ है आपके पास? महोत्सव में कहां से आता था पैसा? अरे भाई अविरल जी, एक सेकंड, अविरल जी देखिए, सफाई महोत्सव में पैसा कहां से आता था, राम मंदिर पर किसने क्या कहा, सर वो आज टॉपिक नहीं है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती है और आप पर सवाल उठ रहे हैं। सर जवाब तो आप ही को देना होगा अविरल जी, क्योंकि सत्ता में आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ। लेकिन मैं क्रमवार उत्तर दे रहा था, ये बीच में इंटरप्ट करने लगे। मैंने इन्हें कभी इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि इनमें सुनने की क्षमता नहीं। आप रास्ते से थोड़ा भटक जाते हैं ना, दिक्कत तुझे आ जाती है। मैं आपको तुरंत सावधान करूंगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं रास्ते से नहीं भटकता हूँ, मैं इन्हें रास्ते पर लाता हूँ, लेकिन ये रास्ते पर आना नहीं, रास्ते पर लाते लाते जनता खुद रास्ते पर। देखिए बस वही बात है कि अब समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। अविरल जी आप भी, वरुण जी आप भी, राकेश जी आप भी और शिप्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि हाई कोर्ट के फैसले का सरकार स्वागत कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी और एक सिरे से होगी, क्योंकि 3 महीने का समय हाई कोर्ट ने सरकार को दिया है। अब देखना यह भी है कि सरकार का अगला स्टेप क्या होगा। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।